हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सब हमारे वीडियो पर हाइप करें। इससे करने में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, बस हमें आपका सपोर्ट दिखेगा। थैंक यू। अब आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आर्यन का कॉल आता देख शौर्य कॉल उठा बोला हाँ। तभी आर्यन झट से बोल पड़ा, भाई वो दिया उसके पीछे वही लोग पड़े हैं। आर्यन नाम नहीं ले सकता था, वही दिया सोचने लगी। आर्यन उन लोगों को देखते ही कैसे पहचान गया, पहचानता भला क्यों नहीं, शौर्य के दादाजी के आदमी जो थे। शौर्य मिहिर को कॉल कर आर्यन और दिया को सेफली मेंशन तक लाने का ऑर्डर दे दिया तो मिहिर यस बॉस बोल आधे रास्ते से ही अपने गाड़ी को घुमा लिया। वही आर्यन सभी से बचते हुए दिया की तरफ देखा। दिया अपने कानों पर हाथ रख अपने आंखों को कचकचा कर बंद की हुई थी। उसे देखते ही आर्यन को अपना बचपन याद आ गया। ऐसे ही जब उसके बुआ फूफा जी पर गुंडे गोलियां बरसा रहे थे तो वही आर्यन कोने में छिपा अपने कान को अपने हाथ से बंद कर अपने आंखों को कचकचा कर बंद किया हुआ था और बस रोवे जा रहा था जैसे दिया अभी रोई जा रही है। अगर उस दिन सही वक्त पर शौर्य नहीं आता तो शायद शौर्य के माता पिता के साथ साथ आर्यन का भी मौत हो जाता, पर शौर्य सही वक्त पर अपने माता पिता को तो नहीं बचा पाया पर अपने भाई आर्यन को बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ मिहिर अपने सभी सीक्रेट लोगों को जिसे शौर्य के कहने पर मिहिर सीक्रेटली ट्रेनिंग दिया था उन सबको बुला ये पूरा मामला निपटाने लगा और कुछ को आर्यन के प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया और खुद दूर से इंस्ट्रक्शन देने लगा। कुछ ही वक्त में मिहिर ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। वही आर्यन दिया को अपने साथ मेंशन ले आया। जैसे ही कार आर्यन रोका वो दिया के तरफ देख उसके सिर पर अपने हाथ को रख प्यार से बोला, सब ठीक है, तुम सेफ हो अब। ये सुन दिया अपने चेहरे को उठाकर आर्यन के तरफ देखी। दिया के नम आंखों को देख आर्यन के दिल में खलबली सा मचने लगा था। वो गहरी सांस भर प्यार से बोला, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी लड़की रोते हुए बोली, वो मुझे नहीं छोड़ेगा ना ही मेरे दादू को। इतना कह वो फुट फुट कर रोने लगी तो आर्यन कार से बाहर निकल उस तरफ जा कार का दरवाजा खोल लड़की के पास जा बोला, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा ना ही तुम्हारे दादू का, जब तक मैं भाई तुम्हारे साथ है। ये सुन लड़की के आंसू रुक गए और वो एकटक आर्यन को देखने लगी। वही शौर्य को अपने भाई का बहुत टेंशन होने लगा तो वो भी मेंशन से निकल बाहर आया तो देखा उसका भाई सही सलामत आ चुका है। ये देख उसे राहत सा मिला। शौर्य अपने भाई के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखा तो आर्यन अपने सिर को पीछे कर अपने भाई को देख छोटे बच्चे की तरह अपने भाई के गले से लग बोला, भैया आज आपके भाई को जरूर कुछ हो जाता। दिया ये देख उसके आंखों से आंसू रुक गए और वो एकटक आर्यन को देखने लगी। अभी आर्यन बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह कर रहा था और ये देख दिया हैरान थी। तभी शौर्य उसे खुद से दूर कर उसके सिर पर धीरे से मार बोला, अपना ड्रामा बंद करो। इतना कह लड़की के तरफ देखा तो दिया भी कार से बाहर निकल गई। तभी शौर्य दिया से बोल पड़ा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था दिया, अकेले रहना अभी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। दिया शांति से बस शौर्य के बातों को सुन ली। फिर तीनों मेंशन के अंदर जा आर्यन को दिया को रूम दिखाने का बोल खुद सोचने लगा अब वो क्या करे। उस लड़की को यहाँ तो शौर्य रख नहीं सकता था, ना ही उसे अकेला छोड़ सकता था। आज का रात धीरे धीरे कर बीत गया। सुबह का वक्त हो चुका था। कुसुम नाश्ता बनाते हुए पंछी के बारे में सोच रही थी। वही पंछी स्कूल जाने के लिए तैयार हो कमरे से बाहर आ गई तो पंछी को स्कूल ड्रेस में देख कुसुम बोल पड़ी, बेटा आज मैं कैफे नहीं जा रही हूँ, तुम भी स्कूल मत जाओ। पंछी को समझ आ रहा था उसकी मम्मा ऐसा क्यों बोल रही है तो पंछी झट से बोल पड़ी, पंछी बिल्कुल ठीक है मम्मा, आप कैफे जाओ और पंछी स्कूल जाएगी। पंछी को नॉर्मल बर्ताव करता देख कुसुम को अभी राहत मिल रहा था। कुसुम ने फिर दोनों के लिए नाश्ता लगा दी। फिर दोनों साथ में नाश्ता की। नाश्ता करने के बाद कुसुम कैफे के लिए निकल गई। वही पंछी अपनी छुटकू को खाने को दे दी। फिर कुछ वक्त के बाद पंछी भी स्कूल जाने के लिए निकल गई। कुछ ही वक्त में वो स्कूल पहुंच गई थी। धीरे धीरे क्लासेस खत्म होने लगे। आखिरी क्लास आ चुका था। शौर्य जब क्लास के अंदर आया तो उसका सबसे पहले नजर पंछी पर ही गया। पंछी के परेशानी से भरे चेहरे को देख पढ़ाने के बाद सभी को अपना नोट्स सबमिट करने का बोल पंछी को सारा नोट्स उठा उसके साथ चलने को कह दिया। स्टाफ रूम में आने के बाद उसके हाथ से सारा नोट्स ले साइड में रख पंछी का हाथ पकड़ उसे साइड में ले जा दीवार से सटा उसके आंखों में देखने लगा। तभी पंछी अपने हकलाए आवाज में पूछी, शौर्य क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा।
पंछी के बातों को सुन शौर्य उसके कमर पर अपना हाथ डाल उसे अपने से चिपका उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें कब से डर लगने लगा इस बात का? शौर्य के बातों को सुन पंछी ने कुछ नहीं कहा। उसे चुप देख शौर्य पूछ पड़ा, बात क्या है, इतना परेशान क्यों हो तुम? पंछी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसे तो यही लग रहा था शौर्य ही होगा, पर शौर्य क्यों होगा? पंछी को अपने ख्यालों में खोया देख शौर्य इस बार अपने कठोर आवाज में अपने आवाज को दबाते हुए पूछा, बात क्या है पंछी? पंछी उसके आंखों में देख गुस्से में बोल पड़ी, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? वो सब करके मेरे साथ तुम्हें क्या मिलेगा? पंछी के बातों को सुन शौर्य उसे अपने हैरानी से भरे नज़र से कंफ्यूज्ड हो पूछा, मैं क्या कर रहा हूँ? पंछी शौर्य के बातों को सुन उसे देखने लगी, फिर बोल पड़ी, कल रेस्टोरेंट के बाथरूम में तुम ही थे ना, और तुमने ही बाथरूम का दरवाजा बंद किया था ना? पंछी के बातों को सुन शौर्य उसे अपने हैरानी से भरे नज़र से देख झट से बोल पड़ा, दिमाग सही जगह पर है ना तुम्हारा? ये सुन पंछी थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वो आदमी ने बिल्कुल वही मास्क पहन रखा था जिस तरह तुम पहन कर आया करते थे। ये बात सुन शौर्य पंछी से दूर हो अपना फ़ोन निकाल मिहिर को कॉल कर दिया। शौर्य क्या कर रहा है पंछी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही मिहिर जैसे ही कॉल उठाया शौर्य जो पंछी के साथ हुआ वो सब पता करने को कह दिया। फिर फ़ोन कट कर पंछी के तरफ देख कठोरता से बोला, लिटिल थिंग, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है तो मैं फिर वो सब क्यों करूँगा? ये सुन पंछी सोचने लगी, तभी शौर्य उसके कमर पर अपना हाथ फिर घुमा उसे अपने करीब कर बोला, अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल किया करो लिटिल थिंग, और जब भी ऐसा कुछ हो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। इतना कह उसे अपने बाहों में भर लिया, फिर बोल पड़ा, अब से तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा। शौर्य के बातों को सुन और हरकतों को देख पंछी हैरान थी, साथ ही शौर्य के बढ़ते धड़कन को पंछी आराम से सुन पा रही है। तभी पंछी अपने हाथ को उसके पीठ पर सहलाते हुए अपने प्यारे से आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ शौर्य। शौर्य पंछी दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, वहीं दूर से कोई उन दोनों का तस्वीर लेने लगा। पंछी तो अब भी उसके पीठ को प्यार से सहलाते हुए उसे अच्छा महसूस करवा रही थी, वहीं शौर्य को किसी के होने का संकेत हुआ तो झट से वो पंछी से दूर हो बोला, बस में जाओ और तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ये सुन पंछी सिर हाँ में हिला जाने लगी। वही शौर्य अपने आसपास देखा, उसे कोई दिखा तो नहीं, पर जो हो रहा है उसे सोच वो कोई भी बात हल्के में नहीं ले सकता था। वही पंछी स्कूल बस में जा बैठ गई। कुछ ही वक्त के बाद पंछी का बस स्टॉप आ चुका था। बस से उतर वो घर जाने लगी, तभी उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो जैसे ही मुड़ देखी तो उसे सुकून मिला, सामने विवेक खड़ा था। विवेक पंछी के पास आ मुस्कुराते हुए बोला, बॉस ने कहा है हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। ये सुन पंछी उसके साथ चलते हुए बोल पड़ी, इसका जरूरत नहीं है विवेक भैया, पंछी अपना ख्याल रख सकती है। पंछी के बातों को सुन मुस्कुराते हुए विवेक बोला, रख तो सकती हो तुम, पर बॉस का ऑर्डर है। इतना बोलने के बाद विवेक पंछी के मन को भटकाने के लिए परसों के एंगेजमेंट का बात करने लगा। पंछी भी सब भूल गई, एंगेजमेंट का बात करने में घर आ गया था। दोनों घर के अंदर आ गए। विवेक सोफे पर जा बैठ गया तो छुटकू उसके पास आ अपने शरीर को विवेक के पैर पर रगड़ते हुए मियाऊं मियाऊं करने लगी तो पंछी बोल पड़ी, लगता है पंछी की छुटकू को आप पसंद आ गए हो। ये सुन विवेक मुस्कुराते हुए बिल्ली को अपने हाथ में ले लिया। वही पंछी रूम जा फ्रेश हो प्यारा सा ड्रेस पहन ली, फिर बाहर आ किचन जा बिल्ली के लिए दूध निकाल चाय चढ़ा दी। फिर विवेक को दूध का कटोरी पकड़ा, वो किचन चली गई। चाय बन गया तो विवेक के लिए चाय कप में धार कर ले आई तो विवेक बिल्ली को नीचे रख चाय का कप ले लिया। कुछ ही वक्त के बाद शौर्य भी आ चुका था। जब शौर्य अंदर आया तो सोफे पर बैठ बोला, मेरे लिए खुद से तो कभी चाय नहीं बनाती हो लिटिल थिंग तुम। ये सुन पंछी अपना मुंह बना बोली, क्योंकि मैं तुम्हें चाय ही नहीं पिलाना चाहती हूँ। ये सुन शौर्य उसे कोल्डली देखा, फिर विवेक की तरफ देख सोच बोल पड़ा, हो गया हो तो जल्दी एंगेजमेंट का पूरा काम कंप्लीट कर लो, टाइम नहीं है हमारे पास। ये सुन आखिरी का घूंट झट से पी खड़ा हो बोला, सराज कार्ड आ जाएगा। ये सुन शौर्य ने ठीक है कह दिया, फिर विवेक को जाने का बोल दिया। फिर पंछी के साथ शॉपिंग के लिए निकल गया।
कुछ ही वक्त में बड़े से मॉल के पास रुक दोनों कार से बाहर निकल मॉल के अंदर चले गए। मॉल के अंदर जाने के बाद शौर्य सबसे पहले विमेन सेशन में जा मैनेजर से बोल पूरा सेशन खाली करा। पंछी के साथ ड्रेस देखने लगा। पंछी कुसुम के लिए ड्रेस देख रही थी, वही शौर्य अपनी लिटिल थिंग के लिए ड्रेस देख रहा था। उसे कुछ ड्रेस पंछी के लिए पसंद आया तो सभी ड्रेस को साइड कर पंछी का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ कर बोला, ये बाद में देखना, पहले ये सारे ड्रेस पहनकर मुझे दिखाओ। ये सुन पंछी उसे चिढ़ते हुए देख बोली, मेरा एंगेजमेंट नहीं है, पहले मम्मा के लिए सेलेक्ट करने दो मुझे। ये सुन शौर्य उसे अपने कोल्ड नजरों से देखा तो बेचारी पंछी अपना मुंह बना बोली, ठीक है जा रहे हैं ट्राई करने। ये बोल वो सारे ड्रेस उठा चेंजिंग रूम के तरफ जाने लगी तो शौर्य भी उसके साथ जा बाहर ट्राई रूम के बाहर ही खड़ा हो गया। वही ये मॉल भी शौर्य का ही था तो जिस सेशन में वो सामान ले रहा था इस वक्त शौर्य के कहने पर मैनेजर पूरा खाली करवा दिया था। पंछी अंदर चेंज कर रही थी। सब पहनने के बाद आखिर में उसका चैन नहीं लग रहा था तो वो हल्का सा दरवाजा खोल बाहर के तरफ देखी। शौर्य के अलावा वहां कोई खड़ा नहीं था। ये देख वो झट से दरवाजा बंद करने को थी पर तभी शौर्य दरवाजे को बंद करने से पहले ही दरवाजा पकड़ उसे खोल ट्रायल रूम के अंदर आ पंछी के तरफ देखा। लहंगे में पंछी बहुत प्यारी लग रही थी। वही पंछी अपने नजरों को इधर उधर कर बोली, क्या कर रहे हो तुम, बाहर जाओ और किसी को बुला आओ, मेरा चैन नहीं लग रहा है। ये सुन शौर्य शीशे के तरफ देखा, उसके खुले पीठ को देख शौर्य उसके करीब जाने लगा तो पंछी अपने पैर पीछे कर शीशे से पूरी तरह से चिपक गई। तभी शौर्य अपने एक हाथ को शीशे पर रख दूसरे हाथ से उसके हाथ पर अपने हथेली से छूते हुए बोला, बहुत सुंदर दिख रही हो तुम। ये सुन पंछी अपने नजरों को उठा शौर्य के आंखों में देखने लगी। तभी शौर्य उसे पीछे मोड़ उसके बाल को आगे कर उसके गोरे पीठ को देख अपने होंठों को उसके पीठ में जा रखा तो पंछी की सांसें गले तक आ गई। वो गहरी सांसें लेने लगी। वही अपने एक हाथ को उसके पेट पर रख उसके पीठ को चूमते हुए उसके कान के पास जा उसके चेहरे को शीशे में देखते हुए बोला, लिटिल थिंग, अपने आप को शीशे में देखो। शौर्य के बातों को सुन पंछी अपने नजरों को शीशे पर की। जब उसने अपने लाल चेहरे को देखी तो उसकी सांसें और तेज होने लगी। तभी शौर्य फिर बोल पड़ा, देखो लिटिल थिंग, सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी मुझे उतनी ही शिद्दत से पाना चाहती हो। ये सुन पंछी की आंखें और भी ज्यादा नशीली हो गई। वो अपने आंखों को बंद कर ली तो शौर्य अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा उसके होंठों को छूते हुए अपने अंगूठे को उसके मुंह के अंदर ले जाने लगा। पंछी अपने आंखों को खोल शीशे में खुद को देखी। तभी शौर्य अपने अंगूठे से उसके जीभ को छूते हुए उसके गर्दन को चूमने लगा। वही पंछी अपने पैर को सटा बस गहरी सांसें भरने लगी। तभी शौर्य शीशे में पंछी को देखा, फिर अपने अंगूठे को उसके मुंह से बाहर निकाल उससे दूर हो बोला, ये ड्रेस तुम पर अच्छा लग रहा है, बाकी कोई और ड्रेस ट्राई करने का तुम्हें जरूरत नहीं है। इतना कह शौर्य ट्रायल रूम से बाहर निकल गया। वही पंछी फ्लो पर बैठ अपने आप से पूछी, क्यों शौर्य के छूते ही मुझे बहुत अलग सा महसूस होता है। खुद में ही इतना कह वो कुछ वक्त तक वैसे ही बैठी रही, फिर खड़ी हो अपने कपड़े को बदलने लगी। वही शौर्य अपने अंगूठे को अपने होंठों पर लगा बोला, काश तुम्हें अपने करीब हर पल रख तुम्हारे हर हिस्से को महसूस कर पाता लिटिल थिंग। इतना कह वो दीवार से टिक अपने आंखों को बंद कर लिया। तभी पंछी अपने कपड़े को बदल कर बाहर आई तो देखी शौर्य अपने आंखों को बंद किया हुआ है तो वो बिना उसे कुछ कहे आगे बढ़ने को ही थी। तभी शौर्य अपने आंखों को धीरे से खोल अपना दिया निकनेम लिया, लिटिल थिंग। शौर्य का आवाज सुन पंछी रुक गई। तभी शौर्य उसके पास जा पीछे से उसके दोनों बाजू को पकड़ बोला, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें खुद से प्यार करवा कर रहूंगा। इतना कह वो आगे जाने लगा। वही पंछी उसे देखते ही रह गई। फिर वो भी खुद में ही बोल पड़ी, पंछी को तुम प्यार नहीं करवा सकते, पंछी तो तुमसे खुद ही प्यार करती है, पर पंछी अपना प्यार तुम्हें कभी नहीं देगी क्योंकि पंछी तुमसे बहुत नफरत करती है। इतना बोलते ही पंछी के आंखों से आंसू आने लगा, पर वो अपने आंसू झट से पूंछ आगे चली गई। जब वो कपड़ा ले आई तो शौर्य उसके हाथ से ड्रेस ले उसे साइड करने का बोल कुसुम के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प करने लगा। कुछ ही वक्त में कुसुम के लिए भी ड्रेस पसंद आ गया। फिर दोनों एंगेजमेंट रिंग खरीदने चले गए क्योंकि अब शॉपिंग में बस वही बचा था। वही वैभव का ड्रेस मेहर ले रहा था तो उसे लेने का कोई टेंशन तो था नहीं।
इंगेजमेंट रिंग लेते वक्त पंछी का नजर प्यारा सा पेंडेंट पर पड़ा। वही शौर्य उसके नजरों को देखते हुए पूछ पड़ा, क्या तुम्हें वो पेंडेंट चाहिए? शौर्य के सवाल पर पंछी झट से अपने चेहरे को न महिला। रिंग पैक होते ही उसे ले शॉप से बाहर निकलने लगी। तभी शौर्य उस पेंडेंट को भी पैक करके देने को कहा। पेंडेंट लेने के बाद शौर्य भी शॉप से निकल झट से पंछी के पास चला गया। शाम का वक्त हो चुका था, इंगेजमेंट के लिए कार्ड्स आ चुके थे। पर पंछी कार्ड्स को देख कुछ सोचने लगी। तभी शौर्य उसे देख पूछ पड़ा, अब तुम्हें क्या हुआ लिटिल थिंग? पंछी शौर्य के तरफ देख बोली, बैड अंकल के फैमिली से तो हम लोग बात ही नहीं किए हैं। ये सुन शौर्य उसके सिर पर अपना हाथ रख प्यार से बोला, तुम सारा तैयारी करो, उसके फैमिली से मैं बात कर लूंगा। ये सुन पंछी को थोड़ा राहत मिला। फिर वो कार्ड में सबका नाम लिखने लगी। तभी शौर्य उसके आगे आए बाल को पीछे किया तो पंछी उसके तरफ मुड़ देखी तो शौर्य उसके बेहद करीब जा बोला, क्या तुम एक बार फिर मेरे लिए अभी लहंगा पहन सकती हो? ये सुन पंछी ट्रायल रूम का सीन याद करते हुए गुस्से में शौर्य को देख बोली, बिल्कुल नहीं। पंछी ने साफ मना कर दिया तो शौर्य उसे अपने बाहों में खींच उसे कसके जकड़ उसके आंखों में देखते हुए कठोरता से बोला, मुझे हरगिज पसंद नहीं है, कोई मुझे मना करे तो। इतना कह अपने हाथ को पंछी के टी शर्ट के अंदर धीरे धीरे कर डालने लगा तो पंछी घबराते हुए बोल पड़ी, अब तो मैं और मना करूंगी। इतना कह पंछी उसके हाथ को रोकने का कोशिश करने लगी। वही पंछी के बातों को सुन अपने हाथ को अंदर उसके सीने के पास ले जा जैसे ही छुआ पंछी अपने मदहोशी से भरे नजरों से शौर्य को देख बोली, क्यों कर रहे हो पंछी के साथ ये सब तुम? पंछी के सवाल को सुन अपने हथेली से उसके सीने को छूते हुए ही बोला, क्योंकि पंछी मेरा बात नहीं सुनी और बात ना सुनने का सजा तो मिलना ही चाहिए पंछी को। ये सुन पंछी हैरान थी। वो अपने आप को शौर्य से दूर करने का कोशिश करने लगी। वही शौर्य उसके इनर को नीचे कर उसके जिस्म में अपना हाथ फेरते हुए बोला, बहुत तड़पाती हो तुम मुझे लिटिल थिंग। इतना कह अपने हाथ को उसके शरीर में मजबूत कर दिया तो पंछी की सांसें गहरी होने लगी थी। तभी शौर्य का फोन बजा तो शौर्य अपने हाथ को पंछी के कपड़े से बाहर निकाल दिया। शौर्य के ऐसा करने से पंछी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे अच्छा लगता था जब शौर्य उसे छेड़ता उसे छूता था। शौर्य पंछी को खुद से दूर कर अपने फोन को देखा, फिर उठ बोला, मैं चलता हूँ। इतना कह वो जाने को था तभी पंछी उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक ली। वही शौर्य अपने चेहरे को मोड़ पंछी के तरफ देख पूछा, क्या हुआ लिटिल थिंग? शौर्य के सवाल को सुन पंछी शौर्य के हाथ को छोड़ कुछ नहीं बोली। वही शौर्य को लग रहा था आज तो पंछी उसे रोकेगी, पर पंछी ने नहीं रोका तो शौर्य को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वो पंछी से दोबारा कुछ ना कह आगे बढ़ गया। पंछी को ये देख बुरा लगा। जैसे ही शौर्य गया तो वो गुस्से में खुद में ही बड़बड़ाई, अजीब आदमी है, कभी भी पास आ जाता है तो कभी भी दूर चला जाता है। इतना कह गुस्से में मुंह फूला बैठ गई। वही शौर्य कार चलाते हुए ही फोन में बात किए जा रहा था। कुछ ही वक्त के बाद वो देशमुख मल्टीनेशनल कंपनी पहुंच गया। कंपनी पहुंचने के बाद वो कार से उतर कंपनी के दूसरे साइड के एलिवेटर से अंदर जा सीधे वैभव के फ्लो पर रुक गया। फिर जैसे ही एलिवेटर से बाहर निकला अपने भाई से ही जा टकरा गया। अपने शौर्य भाई को देख आर्यन झट से मुस्कुरा बोला, भैया आप यहाँ मुझे लेने आए हो? शौर्य उसे कठोरता से देख बोला, नहीं तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। इतना कह आगे बढ़ने लगा। उसके साथ साथ आर्यन भी चल दिया और अपने बकवास को किए जा रहा था। उसके बकवास को सुनते हुए ही कुछ वक्त में वैभव का केबिन आ गया। तो केबिन को शौर्य नॉक किया, तभी उसे वैभव का आवाज सुनाई दिया, कमिंग। तो शौर्य दरवाजा खोलते हुए अंदर जाने को था तो उसके साथ ही आर्यन भी केबिन के अंदर जाने को हुआ तो शौर्य उसे घूर कर देखा। शौर्य के नज़र को देख आर्यन बच्चों जैसा मुंह बना शांति से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शौर्य केबिन के अंदर गया तो वैभव शौर्य को आता देख मुस्कुरा दिया। वही शौर्य चेयर के पास आया तो वैभव उसे बैठने का बोल दिया। फिर वैभव अपने लैंडलाइन में नंबर घुमा दिया। अपने बॉस का कॉल आता देख आर्यन ने कॉल झट से उठा लिया तो वैभव बोल पड़ा, 2 कॉफी ले आना। इतना कह वैभव कॉल कट कर दिया। वही आर्यन अपना मुंह बना कॉफी लाने को चला गया। दूसरी तरफ केबिन में शौर्य वैभव के तरफ देख बोल पड़ा, लिटिल थिंग तुम दोनों का शादी प्लान की है, परसों एंगेजमेंट है, पर उसे इस बात का टेंशन है तुम्हारे घर वालों को वो कैसे इन्फॉर्म करे।
शौर्य अपने बातों को पूरा कर रुक गया। वही वैभव हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो बोले तो बोले क्या। वैभव के रिएक्शन को देख शौर्य अपने आईब्रो को उचकाते हुए बोला, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो, शादी नहीं करना क्या मिसेस मेहरा के साथ। शौर्य के मुंह से मिसेस मेहरा सुन चिढ़ते हुए वैभव बोल पड़ा, यार मैं शादी करना चाहता हूँ, पर मैं बस हैरान था, ये सुन पंछी इतना कुछ कर रही है। इतना कहने के बाद अपना मुंह बना वैभव आगे बोल पड़ा, और यार कुसुम को मिसेज मेहरा कहना बंद करो। मिसेज मेहरा बोल बोलकर वैभव को चिढ़ता देख शौर्य को बहुत मजा आता था। शौर्य हंसते हुए बोला, ठीक है नहीं बोलूंगा। ये सुन वैभव आगे बोल पड़ा, ये सही है, और मॉम डैड का फिक्र मत करो, बस एंगेजमेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जो कुसुम को पसंद है वो सब करना। इतना कहते ही वैभव के होंठों पर मुस्कान छा गया, जो मुस्कुराहट अभी वैभव के होंठों पर है। शौर्य भी बस अब चाहता था उसे भी जल्द ही पंछी मिल जाए ताकि उसे भी वही खुशी मिले जो अभी वैभव को मिल रहा है। ये सब बोलने के बाद वैभव थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, वैसे तुमने न्यूज़ सुना। वैभव का ये सवाल सुन शौर्य का मुस्कुराता चेहरा डार्क हो गया। वो अपने कठोर आवाज में बोला, हाँ, अब बस आखिरी बाजी, फिर उस आदमी को शौर्य जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुन वैभव बोल पड़ा, जिंदा रहने के लायक भी नहीं है वो। ये सुन शौर्य बस उसे अपने प्लेन चेहरे से देखा, फिर खड़ा हो बोला, मैं चलता हूँ, और हाँ अपने घर वालों को देख लेना, कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं परसों लोकेशन सेंड कर दूंगा, साथ ही कुसुम जी और तुम्हारा ड्रेस, उन्हें तैयार करवाकर कैसे लाने हैं उसका जिम्मेदारी तुम्हारा है। इतना कह शौर्य उठा ही था कि तभी आर्यन कॉफी ले आ गया तो वैभव झट से बोल पड़ा, कॉफी तो कम से कम पी कर जाओ। ये सुन शौर्य टाइम देखा, फिर बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है वैभव, बस आर्यन को 2 दिन का छुट्टी दे देना। ये सुन आर्यन तो बहुत खुश हो गया था, वही वैभव ठीक है बोल दिया। तो शौर्य जाने को था तभी आर्यन बोल पड़ा, अब मैं इस कॉफी का क्या करूं। ये सुन शौर्य बोल पड़ा, तुम पी लो। इतना कह शौर्य केबिन से बाहर निकल गया। वही आर्यन कॉफी वैभव के पास ले गया तो एक कप उठा, आर्यन को भी बैठ उसके साथ कॉफी पीने को बोल दिया। वही शौर्य अपने कार में जा बैठ गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रात का वक्त हो चुका था। वैभव अपने घर जाने के बाद अपने डैड को कॉल किया। मिस्टर देशमुख अपने बेटे का कॉल आता देख कॉल उठा, कॉल स्पीकर पर कर दिए ताकि वो और उनकी पत्नी साथ बात कर सके। फिर मिस्टर देशमुख हेलो बोले तो वैभव डायरेक्ट बोल पड़ा, हेलो डैड, कल आप दोनों कोलकाता आ जाएगा, परसों मैं कुसुम के साथ एंगेजमेंट कर रहा हूँ। इस बात से मिसेस देशमुख खुश थी कि उसका बेटा फाइनली शादी तो कर रहा है, पर वही मिस्टर देशमुख चिल्लाकर बोल पड़े, वैभव क्या कर रहे हो तुम, उस विधवा से शादी करोगे जिसकी इतनी बड़ी बेटी है। वैभव गहरी सांस भरते हुए बोला, हाँ करूँगा। अपने बेटे का बात सुन मिस्टर देशमुख गुस्से में भड़कते हुए बोले, अगर तुम उस औरत से शादी किए तो मैं तुम्हारे शादी में नहीं आऊँगा। अपने डैड का ये बात सुन अपने कपड़े को बदलते ही वैभव बोल पड़ा, ओके डैड मत आइए, आपके आने ना आने से मेरे एंगेजमेंट पर कोई असर नहीं होगा। इतना कह वैभव कॉल कट कर दिया। तभी उसके दिमाग में खुराफाती दौड़ा। वो अपने कपड़े बदल अपने बेड पर जा बैठ नमन का नंबर निकाल कॉल कर दिया। नमन सोया हुआ था। जब उसका फ़ोन बजा तो उसकी बीवी फ़ोन उठा नमन को जगह उसे उसका फ़ोन दे दी तो नमन नाम पर गुस्से में फ़ोन रिसीव किया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वैभव चिढ़ाने वाले मुस्कान के साथ पूछा, कैसे हो नमन। वैभव के आवाज को सुन नमन गुस्से में ही जवाब दिया, तुम इतनी रात को मुझसे ये पूछने के लिए कॉल किए हो। ये सुन वैभव जोर जोर से हंसते हुए बोला, नहीं यार मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया हूँ, परसों मैं कुसुम के साथ एंगेजमेंट करने वाला हूँ, तो आ जाना अपनी बहन को गुड विशेष देने। ये सुन नमन गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लिया। वही हंसते हुए गुड नाइट बोल वैभव कॉल कट कर दिया। ये रात धीरे धीरे बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। आज पंछी स्कूल नहीं गई थी, पर शौर्य तो वहाँ का टीचर था तो बेचारे को स्कूल जाना ही पड़ रहा था। लेकिन अपने भाई आर्यन और विवेक मिहिर को पंछी के साथ रह उसके ऑर्डर को मानने को कह दिया। वही सुबह सुबह ही कुसुम के जाने के बाद आर्यन पंछी को लेने चला गया। पंछी के घर के पास आ उसने घर के दरवाजे का बेल बजाया तो पंछी जो पूरे घर पर घूमते हुए अभी ब्रश कर रही थी, वो ब्रश करते हुए ही दरवाजा खोलने चली गई।
जब वो दरवाजा खोली तो सामने आर्यन को देख अपने आंखों के आईब्रो को उचकाते हुए उसे घूर कर देख अपने मुंह में थूक भरे हुए ही बोलने का कोशिश की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पंछी के सवाल और साथ ही उसके डिस्गस्टिंग हरकत को देख अपना मुंह बना आर्यन बोला, एंगेजमेंट का डेकोरेशन नहीं देखना क्या तुम्हें। ये सुन पंछी झट से अपने चेहरे को हाँ में हिलाई तो आर्यन बोल पड़ा, जाओ जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुन झट से पंछी भाग गई। वही आर्यन घर के अंदर आया। जैसे ही वो हॉल के पास आया तो उसे सबसे पहले पूजा का मंदिर दिखा। जैसे ही वो मंदिर को देखा उसे बचपन का वो दिन याद आ गया जब उसकी बुआ सुबह सुबह पूजा कर अपने आरती से सभी का सुबह किया करती थी। वो याद आते ही वो भगवान के मंदिर के पास गया। जैसे ही वो मंदिर के पास आया वो भगवान को गौर से देखते हुए सवाल किया, बुआ आपका कितना पूजा करती थी फिर भी आप बुआ को मुझसे छीन लिए। पता नहीं लोग आपका पूजा क्यों करते हैं जब आप सबसे उसका सब कुछ छीन लेते हो। फिर भी इतना कह वो सोफे के पास जा बैठ गया। तभी उसे दीवार पर टंगा पंछी उसकी मम्मा और उसके मरे हुए पिता का तस्वीर दिखा। जैसे ही उसे वो तस्वीर दिखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो उस तस्वीर में पूरा खो चुका था। वही पंछी फटक से रेडी होकर बाहर आ बोली, चलो। तभी आर्यन अपने नजरों को उस तस्वीर से हटा पूछा, वो तुम्हारे डेड है। ये सवाल सुन पंछी की आंखें नम हो गई। उसने उदासी से अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया, फिर कुछ बोलने को थी पर चुप हो गई। पंछी का ये चुप्पी देख आर्यन को समझ आ रहा था उसे उसके भाई का सच्चाई पता है। ये सोच आर्यन अपने मन में ही सवाल किया, जब पंछी को ये बात पता है कि भाई ने उसके डेड को अपने पास कैद कर टॉर्चर किया है तो फिर पंछी भाई से प्यार क्यों करती है। इतना सोच वो सोफे से उठ आगे बढ़ते हुए बोल पड़ा, चले। ये सुन पंछी झट से हाँ बोल उसके पीछे पीछे चल दी। घर से बाहर जाने के बाद घर को लॉक कर पंछी आर्यन के कार में जा बैठ उसके तरफ देखी। तभी आर्यन कार स्टार्ट करते हुए बोला, मुझे क्यों देख रही हो। ये सुन पंछी उससे कुछ पूछना चाहती थी पर कुछ ना पूछ बस अपने चेहरे को मोड़ ली। आर्यन ने भी पंछी को ऐसा करता देख कुछ ना बोल बस कार स्टार्ट कर दिया। तभी पंछी अपने मुंह फेरे हुए ही बोली, मुझे बहुत भूख लगा है। तुम इतने जल्दी आ गए कि मैं नाश्ता नहीं कर पाई तो जाने से पहले मुझे कुछ खिलाने के लिए ले चलो। ये सुन आर्यन उसे घूर कर देखा फिर बोल पड़ा, ओके मैडम। कुछ ही वक्त के बाद रेस्टोरेंट आ गया। दोनों कार से उतर रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद दोनों जा बैठ गए। बैठने के बाद पंछी मेन्यू बुक खोल पूरे डिशेस को देख वेटर को ऑर्डर पर ऑर्डर देने लगी। उसकी लिस्ट को सुनकर आर्यन बेचारा जिसने अनब्लॉक कार्ड होते ही पूरा पैसा खर्च कर दिया था वो पंछी के डिश को सुन सुनकर सोचने लगा, मैं पैसे अब कैसे पे करूंगा इतने सारे खाने का और इतना सारा खाना क्या सच में इस छोटे से पेट में अट पाएगा। इतना सोचने के बाद वो ये सोचने लगा पैसे कहाँ से लाए। ऐसे ही कुछ और वक्त बीत गया। तभी खाना आ गया। खाना आते ही पंछी खाने पर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी। वो फटाफट से खाना खाए जा रही थी और उसे ऐसे खाता देख आर्यन अपने मन में ही बोला, भूखड़ कही कि एक बार पूछा तक भी नहीं और खा कैसे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कितने जन की भूखी हो। इतना कह वो अब ये सोचने लगा वो पैसे कैसे दे। उसने पूरा पैसा काउंट किया फिर खड़ा हो बोला, मैं आता हूँ। जब आर्यन ने ये कहा तो पंछी उसके तरफ देखी तक भी नहीं, बस खाने में पूरा कंसेंट्रेट किए जा रही थी। वही आर्यन अपना मुंह बनाया फिर साइड में जा पहले अपने भाई को कॉल किया पर शौर्य का फोन तो बंद बता रहा था और दूसरा नंबर अब भी आर्यन के पास नहीं था। तो फिर वो मिहिर को कॉल किया। मिहिर को जब आर्यन का कॉल आया तो मिहिर कॉल उठा पूछ पड़ा, कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं हो। मिहिर के सवाल को सुन आर्यन रोते हुए ही बोला, भाई की भुक्कड़ गर्लफ्रेंड खाना खा रही है, प्लीज खाने का पैसा भेज दो। ये भूखड़ों की तरह खाई जा रही है और तेरे भाई के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। आर्यन के बातों को सुन गहरी सांस भर मिहिर बोला, ठीक है भेजता हूँ, और पंछी के बारे में एक बुरा शब्द मत बोलो, अगर बॉस को पता चला तो तुम्हारा क्या होगा सोच लेना। मिहिर का बात सुन आर्यन को राहत मिला, साथ ही उसके धमकी को सुन वो बोल पड़ा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, भैया की गर्लफ्रेंड तो बहुत प्यारी है। तुरंत आर्यन को पलटता पा मिहिर के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए फोन कट कर पैसे भेज दिया। वही विवेक उसके पास आ पूछा, कब तक आ रहे हैं वो लोग। कुछ देर में।
ये सुन विवेक ने आगे कुछ ना पूछ अपने काम में लग गया। वहीं मिहिर भी दूसरी तरफ आर्यन पंछी के पास जा पूछा, और कितना देर लगेगा तुम्हें? आर्यन के सवाल को सुन पंछी उसे घूर कर देख बोली, मैं शौर्य को बोल दूंगी तुम मुझे पेट भर खाने नहीं देते हो। ये सुन आर्यन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो अपने मन में ही बोला, कहाँ से भाई इसे ढूंढ कर ले है। इतना कह वो इरिटेट हो शांति से बैठ पंछी के खाना खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही खाना खत्म हुआ, आर्यन बिल पे कर पंछी के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल पंछी को अपने साथ कोलकाता के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में ले गया। कार जैसे ही बैंक्वेट हॉल के पास रुका पंछी आर्यन दोनों ही कार से बाहर निकल गई। कार से बाहर निकल दोनों बैंक्वेट हॉल के अंदर जाने लगी। अंदर जाने के बाद जब पंछी पूरे सजावट को देखी तो भौचक्की रह गई। आज से पहले इतना सुंदर सजावट पंछी सिर्फ मूवीज में देखी थी। पंछी मुस्कुराते हुए पूरे हॉल को देखने लगी। तभी ईशानी जो वॉशरूम गई थी पंछी को देख उसके पास गई, तो पंछी का नज़र सजावट से हट ईशानी के पर चला गया। दोनों बिछड़ी हुई बहनों की तरह एक दूसरे को अपने गले से लगा ली, फिर गप्पे मारने लगी। तभी आर्यन मिहिर विवेक के पास जो खड़ा था वो बोल पड़ा, लड़कियों को बातें करना कितना अच्छा लगता है, जहाँ देखो शुरू हो जाती है। आर्यन के बातों को सुन विवेक मिहिर दोनों हंसने लगे। फिर वो तीनों काम कर रहे थे। वही पंछी ईशानी के साथ गप्पे मारते हुए सिर्फ आर्यन को ऑर्डर दे रही थी। आर्यन पंछी ने जब फिर से आर्यन को आवाज दिया तो वो इरिटेट होते हुए उसके पास जा पूछा, अब क्या हुआ? पंछी झट से बोल पड़ी, कुछ नहीं, बस मेरे और ईशानी के लिए आइसक्रीम ले आओ। ये सुन आर्यन उसे घूर कर देखा पर बेचारा कुछ बोल तो सकता नहीं था, इसलिए शांति से लाने चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम का वक्त हो चुका था। शौर्य स्कूल से डायरेक्ट वही आ गया। जब शौर्य ने पूरा काम कंप्लीट देखा तो वो पंछी के पास गया। शौर्य को आता देख ईशानी खड़ी हो वहां से जाने लगी तो पंछी उससे पूछ पड़ी, क्या हुआ ईशानी दी, आप कहाँ जा रही हो? इस सवाल पर ईशानी बस शौर्य को देखने लगी तो पंछी ईशानी के नजरों को देखते हुए अपने चेहरे को मोड़ दी। तभी उसे सामने शौर्य खड़ा दिखा तो पंछी ईशानी का हाथ पकड़ बोली, चलिए हम लोग बाहर देख कर आते हैं। ये कह पंछी उसे अपने साथ ले जाती। इससे पहले ही शौर्य उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। शौर्य को ऐसा करते हुए सभी देखने लगे। वही शौर्य पंछी को अपने साथ सभी के नजरों से दूर एक कमरे के अंदर ले जा कमरे का दरवाजा बंद कर उसे बेड के पास ले जा बेड पर धकेल उसके करीब जा बोला, लिटिल थिंग कितनी बार कहा हूँ, मुझे इग्नोर करने का कोशिश भी मत करो। शौर्य की हरकतों से पंछी का दिल जोरों से धड़के जा रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी तभी शौर्य उसके होंठों पर अपने उंगली को रख बोला, तुम्हें कुछ कहने का परमिशन नहीं है। इतना कह उसके आंखों को देखते हुए अपने हाथ को उसके गाल पर रख प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम बार बार मुझे उकसाती क्यों हो? शौर्य के बातों को सुन पंछी अपने मन में ही सोची, अब मैंने क्या कर दिया? खुद में ही इतना कह वो अपने गले का पानी गटक बस शौर्य के आंखों में देखने लगी। वही शौर्य अपने हाथ को पंछी के स्कर्ट के पास ले गया तो पंछी उसके हाथ को झट से पकड़ ली। तो शौर्य अपने हाथ को हटा उसे पकड़कर अपने आंखों को बंद कर अपने धीमे आवाज में बोला, अच्छे से सोया नहीं हूँ, कुछ देर शांति से ऐसे ही बिना हिले लेटे रहो। इतना कह वो अपने आंखों को बंद कर लिया। वही पंछी शांति से लेटी रही। वही शौर्य का सांस गहरा होने लगा। जैसे ही उसने गहरी सांस को अपने शरीर पर पड़ता महसूस की तो पंछी शौर्य के तरफ देखी, फिर उसे महसूस हुआ वो सो चुका है। उसे सोया पा पंछी उसके अट्रैक्टिव चेहरे को देखने लगी। शौर्य के चेहरे को देखते हुए पंछी धीरे से बोल पड़ी, इतना अट्रैक्टिव चेहरा किसी का कैसे हो सकता है? ये कह वो शौर्य के अट्रैक्टिव चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। धीरे धीरे ये वक्त बीतने लगा। तभी पंछी का नज़र टाइम पर गया तो वो हड़बड़ाते हुए उठ चिल्ला पड़ी, शौर्य! शौर्य जो गहरी नींद में सोया हुआ था उसका आंख फटक से खुल गया और वो हड़बड़ाते हुए पूछ पड़ा, क्या हुआ पंछी? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? तभी पंछी रोते हुए ही बोली, टाइम होने वाला है, मम्मा घर आती ही होगी। ये सुन शौर्य अपने सिर पर अपना हाथ रख बोला, इडियट कही की, ऐसे कौन चिल्लाता है? ये सुन पंछी का मुंह छोटा सा हो गया। तभी शौर्य इरिटेट हो खड़ा हो बोला, चलो अब। ये सुन पंछी झट से उठ शौर्य के साथ जाने लगी। वही पंछी के भी बाल बिखरे थे और कपड़े का इस्त्री भी खराब था। यही हाल शौर्य का भी था।
जब वो दोनों बाहर गए तो दोनों को विवेक, मिहिर, आर्यन, ईशानी अपने फटे आंखों से देखने लगे। तभी शौर्य सभी के तरफ देख बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम लोग? शौर्य का कड़क आवाज सुन सभी अपने नजरों को फेर कुछ काम ना होने के बावजूद वो सब किसी ना किसी काम में लग गए। फिर शौर्य पंछी को अपने साथ लेकर अपने साथ जाने लगा। बाहर जाने के बाद वो पंछी को अपने साथ अपने कार में अपने साथ उसे घर छोड़ने ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ आर्यन, मिहिर, विवेक, ईशानी भी निकल गए थे। विवेक अपनी बहन को अपने साथ लेकर चला गया था, वहीं आर्यन मिहिर के साथ बाहर जा रहा था। दोनों कार में ही बैठे थे। तभी आर्यन अपने फोन को चलाते हुए बोल पड़ा, यार भाई का ही अच्छा है, गर्लफ्रेंड मिल गई है। ये सुन मिहिर उसे घूर कर देखा, फिर बोल पड़ा, बॉस पंछी के बीच रिलेशनशिप है, बट ये मत सोचना कि दोनों के बीच कुछ भी हुआ होगा। मिहिर के बातों को सुन आर्यन बोल पड़ा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि भाई और पंछी के बीच कुछ भी नहीं हुआ होगा। दोनों के हालत को देखे थे, ऊपर से कोई लड़का किसी लड़की के साथ एक कमरे में अकेले हो और दोनों के बीच कुछ ना हो, इसका भरोसा मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ये सुन मिहिर अपना मुंह बना कड़क आवाज में बोला, सब तुम्हारे जैसा नहीं होते हैं। मिहिर के बातों को सुन आर्यन अपने आंखों को रोल कर लिया। कुछ ही वक्त में 12 चुका था। वहीं दूसरी तरफ शौर्य पंछी को घर छोड़कर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ मिहिर आर्यन बार के अंदर जा साथ बैठ बातें करते हुए ड्रिंक करने लगे। साथ ही आर्यन का हमेशा की तरह लड़कियों के साथ लगे रहना। वो बातें कर रही थे, तभी उसके पास एक लड़की आई तो वो अपने एक होंठ को उसके बैक में रख दूसरे होंठ उसके चेहरे पर रख अंगूठे से उसके होंठों को रब करते हुए उसके होंठों के करीब जाने लगा। पर उसके होंठों को वो चूमता इससे पहले ही उसके आंखों के सामने दिया का चेहरा आने लगा तो वो लड़की से दूर हो अपने मन में ही बोल पड़ा, मैं उस साइको लड़की को क्यों याद कर रहा हूँ भला। वही मिहिर टाइम देख बोल पड़ा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल वो निकल गया। वही आर्यन उस लड़की को खुद से दूर कर कुछ और ड्रिंक लिया, फिर जाने को था तभी लड़की अपने हाथ को उसके सीने पर रख उसे उठने से रोक बोली, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आर्यन गहरी सांस भर फिर अपने होंठों पर झूठी मुस्कान ला बोला, क्या है ना बेबी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरे ड्रिंक का पैसे भी मेरे दोस्त ने पे किया था, मेरे पास खुद का कार भी नहीं, तुम्हें अपने साथ मैं कहाँ ले जाऊं, और तुम्हारे पास कार पैसे है तो बढ़िया है, होटल बुक कर लो, साथ पूरी रात बिताएंगे। आर्यन जैसे जैसे अपने बात को लड़की के सामने बोले जा रहा था, ये सुनकर लड़की के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वो खुद ही पीछे हट गई। वही आर्यन ऐसी गोल्ड डिगर लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता था। लड़की के दूर जाते ही आर्यन खड़ा हो बार से बाहर जा ऑटो ले अपने घर जाने के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त में मेंशन आ गया। वो ऑटो से बाहर निकल ऑटो वाले को पैसे दे मेंशन के अंदर जाने लगा। तभी उसे इतनी रात को बगीचे पर घूमती दिया नजर आई। दिया को देख आर्यन के होंठों पर मुस्कान छा गया, साथ ही उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आ गया। वो अपने धीमे कदमों के साथ दिया के पास जा अपने डरा देने वाली आवाज में उसके कान के पास धीरे से बोला, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? आर्यन के डरावने आवाज को सुन दिया का दिल डर से बाहर निकलने को था। वही दिया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा तो उसका हंसी छूट गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी दिया उसे गुस्से से भरे नजर से देख अपने हाथ को उसके छाती पर चला बोली, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे डराने का? इतना कह उसे फिर मारने को थी तो आर्यन अपने पैर को पीछे किया तो दिया भी उसके पास आने को हुई तो आर्यन दौड़ने लगा। उसके पीछे पीछे दिया भी दौड़ रही थी। वही अपने कमरे के बड़े से खिड़की के पास खड़ा शौर्य दोनों को देखते हुए अपने मन में ही बोला, क्या आर्यन दिया में इंटरेस्टेड है? खुद में ही ये सवाल करने के बाद वो अपने बेड पर चला गया था। उसे आर्यन पर पूरा यकीन था। आर्यन कभी भी अच्छी लड़कियों का दिल बिल्कुल नहीं तोड़ता था। वही गार्डन में दौड़ते दौड़ते आर्यन रुक गया। इस चक्कर में दिया अचानक से रुकने का कोशिश की तो उसका पैर लड़खड़ा गया। वही आर्यन को उसे संभालने के चक्कर में उसके साथ ही जमीन पर जा गिरा। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। दोनों की धड़कने तेज हो चुका था। वही आर्यन अपने एक होंठ को दिया के कमर पर मजबूत कर दूसरे होंठ से उसके चेहरे पर ले जा प्यार से फेरने लगा। वही दिया बस आर्यन के आंखों में पूरी तरह से खो चुकी थी। तभी आर्यन अपने अंगूठे से उसके होंठों को रब कर उसके होंठों में अपने होंठों को मिलता। उससे पहले ही उसे होश आ गया और वो उसे खुद से दूर कर दिया। वही आर्यन के ऐसे करने से दिया भी अपने सेंस में आ चुकी थी।
आर्यन जल्दी से खड़ा हो बिना दिया को उठाए मेंशन के अंदर चला गया। वही दिया धीरे से बोल पड़ी, ऐसे गिरा हुआ मुझे छोड़ चला गया, अजीब लड़का है। इतना कह गुस्से में वो उठ गई। उसे पता नहीं क्यों पर आर्यन के ऐसे चले जाने से बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। कुसुम हमेशा की तरह कैफे चली गई। वही पंछी को आज भी आर्यन लेने आ गया। पंछी, आर्यन, विवेक, मिहिर, ईशानी सब आज का पूरा दिन वही बिताने लगे। काम पूरा हो चुका था, अब बस शाम होने का इंतजार था। वही वैभव के मॉम डैड नहीं आए, पर इससे वैभव को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। पर वो चाहता था इसके इस फैसले में हमेशा ही तरह उसके पेरेंट्स उसके साथ रहे। वक्त बीतने लगा था। शौर्य ने एड्रेस साथ ही कुसुम और उसका ड्रेस भेजवा दिया था। शाम का 3 बज गया। वैभव अपने कंपनी से निकल कुसुम के कैफे चला गया। जब वो कैफे आया तो सभी उसे मुस्कुराता हुआ देखने लगे, साथ ही ग्रिड भी किया। तभी वैभव सबको हाय बोला, फिर कुसुम को उसके लिए टेस्टी सा कॉफी उसके हाथ का होना चाहिए इसका डिमांड रखा तो कुसुम मुस्कुराते हुए उसके डिमांड को पूरा करने चली गई। वही उसके जाते ही वैभव वहां काम करने वाली सभी लड़कियों को उन दोनों के एंगेजमेंट सरप्राइज के बारे में बता सबको रेडी होने के लिए भेज दिया, साथ ही एड्रेस भी बता दिया। और तो और जो जो ग्राहक बैठे थे उन्हें अच्छा खासा पैसा दे दिया और सभी को कैफे से जाने का बोल दिया। कैफे से काम करने वाली सभी लड़की चली गई। वही कुछ ही वक्त में कुसुम कॉफी लेकर आई तो वैभव के अलावा किसी को भी ना पा। वो बहुत हैरान हो गई। वो वैभव के तरफ कॉफी बढ़ाते हुए पूछी, सब लोग कहाँ गए और कस्टमर्स? वैभव ने सभी कस्टमर्स को भी पैसे दे भगा दिया था। वैभव मुस्कुराते हुए बोला, सब चले गए तो हम लोग भी चले। ये सुन कुसुम पूछ पड़ी, कहाँ? कुसुम के सवाल पर उसका बनाया हुआ कॉफी गर्म गर्म ही वैभव पूरा गटक लिया, फिर कप टेबल पर रख उसके होंठ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। तो कुसुम बार बार उससे पूछने लगी पर वैभव उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। कैफे को वैभव ने बंद कर दिया, फिर उसे अपने साथ अपने कार में ले गया। दोनों के कार में बैठते ही कार स्टार्ट हो गया। कुछ ही वक्त के बाद कार बड़े से बिल्डिंग के पास जा रुका। वैभव कार से बाहर निकल कुसुम का होंठ पकड़ लिया तो कुसुम भी कार से बाहर आ गई। कार से बाहर निकलने के बाद जब अपने सामने पार्लर देखी तो हैरानी से वैभव को देख पूछी, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? तो वैभव उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोला, एक शादी अटेंड करना है मुझे, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। इतना कह वो कुसुम को अपने साथ अंदर ले आया तो कुसुम बोल पड़ी, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। ये सुन वैभव ने साफ मना कर दिया। फिर कुसुम का मेकओवर करने का बोल खुद मेन सेशन में जा अपना मेकओवर करवा तैयार होने लगा।